हेलो, वेलकम बैक अगेन। मैं बात कर रहा था स्लोप के यूनिट्स की। तो जनाब, स्लोप्स के यूनिट्स निकालने के लिए आप लोगों के पास एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट होना चाहिए और जनरल गैस कांस्टेंट आर का यूनिट होना चाहिए। सो एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट यहां पर मैं ले रहा हूं जॉल पर मोल और जनरल गैस कांस्टेंट का यूनिट मैं ले रहा हूं जॉल पर केल्विन पर मोल। जॉल से जॉल कैंसिल हुआ और मोल से मोल कैंसिल हुआ और बचा यहां पर केल्विन, और पर केल्विन का मतलब केल्विन स्टूडेंट्स। स्लोप का यूनिट एमसीक्यू में आए तो क्या टिक करेंगे आप? केल्विन टिक करेंगे। थोड़ा सा मैं जरा टर्न चेंज कर रहा था अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चला गया आप लोगों को बोर किए बगैर। कैटालिसिस, अरे यार कैटालिस्ट के बारे में क्या कॉन्सेप्ट सिखाऊं? कुछ भी नहीं यार, पढ़ लेना इन चीजों को। मैं जरा कॉन्सेप्चुअल चीजों की तरफ थोड़ा सा बढ़ना चाहता हूं। एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑल्टर करता है रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को, लेकिन खुद केमिकली अनचेंज रहता है एट द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कैटालिस्ट कहलाता है। द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। और ए कैटालिस्ट प्रोवाइड ए न्यू रिएक्शन पाथ with low activation energy barrier, and a greater number of molecules are now able to get over new low activation energy barrier and rate of the chemical reaction increase हो जाता है। कैटलिस्ट का काम बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर देना है और उस नए एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आसानी पास आउट होंगे और रिएक्शन स्पीड अप होता चला जाएगा। रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट ऐड करते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है। एग्जांपल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। पोटेशियम क्लोरेट को और आप अगर रिएक्ट करवा रहे हो हीट के साथ और इन दी प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, तो आपको KCl और 3 ऑक्सीजन मिल रहा है। इस रिएक्शन के बगैर, इस कैटलिस्ट के बगैर रिएक्शन स्लो होगा। With this catalyst reaction will be fast। ये आ गया बेटा एक ग्राफ जो 2-3 मरतबा आप लोगों को बताया जाएगा। सवाल पेपर में क्या आ सकता है? आपसे ये पॉइंट पूछेगा। What actually this point is? Minimum energy for uncatalyzed reaction, और ये है मिनिमम एनर्जी फॉर कैटालाइज्ड रिएक्शन फाइंड आउट करने का तरीका। सो बेटा देखिए, अगर आप एक रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करवाना चाह रहे हैं तो ये रहे आपके रिएक्टेंट्स और ये इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है और इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके रिएक्टेंट्स ने किस में कन्वर्ट होना है जी? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है। सो ये है वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जो कि विदाउट कैटालिस्ट है। विदाउट कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट ऐड करने से क्या होगा? ये था विदाउट कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। जब आप कैटालिस्ट ऐड करेंगे तो एक नया पाथ मिलेगा रिएक्शन को। रिएक्शन का पाथ चेंज होने से बेटे उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको प्रोसीड करवाने, ये मैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टर्स बात कर रहा हूं बेटे, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी और ये ऑफ कोर्स विद कैटालिस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ये रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के हवाले से थी। सो विद कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू विदाउट कैटालिस्ट। और अगर आप प्रोडक्ट्स को वापस रिएक्टर्स में लाना चाहते हैं तो बेटा यहां से भी आप लोग देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स को वापस रिएक्टर्स में ले जाने के लिए आपको ये एनर्जी बैरियर अप्लाई करना पड़ेगा। ये ऑफ कोर्स वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी रिवर्स रिएक्शन की जो विदाउट कैटालिस्ट है, और ये वो एक्टिवेशन एनर्जी होगी जो कि विद कैटालिस्ट है। तो आपको पेपर में EA विद C एंड EA विदाउट C बेटा पूछी जा सकती है। और ये है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अपनी एंथैल्पी चेंज जिसको आप लोग डेल्टा H के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैटालिस्ट है, ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करना होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना होता है। रिएक्टेंट्स बआसानी उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके आगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैटालिसिस की 2 टाइप्स है बेटे, पेपर में बाकायदा मेंशन है, होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ये कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होमोजीनियस कैटालिसिस, जब रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट सेम फेज यानी कि सेम फिजिकल स्टेट के अंदर हो, लिक्विड या गैस,
तो ये प्रोसेस सॉलिड भी हो सकते हैं, तो इसको होमोजीनियस कैटालिसिस कहेंगे। बेटा देखें, आप लोग करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर्स और आप इसको H+ आयन एसिड के साथ कैटालिस करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। सो आप लोग अगर यहाँ पर शुगर का सोल्यूशन ले रहे हो तो ये भी एक्वस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में है, और हाइड्रोलिसिस करवाते हुए वाटर को ले रहे हो तो वो भी लिक्विड या एक्वस फॉर्म में है, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आप यहाँ पे एज कैटालिस्ट यूज कर रहे हो वो भी लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पर याद रख लीजिए कि रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में होने की वजह से ये होमोजेनियस कैटालिसिस कहलाएगी। इसके एडवांटेजेस क्या है? इसमें गुड कांटेक्ट विद रिएक्टेंट्स हो जाता है कैटालिस्ट का, और ऑफ कोर्स रिएक्शन को ज्यादा बेहतर तरीके से एडवांटेज मिलेगा इस चीज का। डिसएडवांटेजेस क्या है? कैटालिसिस नीड टू बी सेपरेटेड आफ्टर, ऑफ कोर्स इसमें कैटालिस्ट को रिएक्शन के एंड पे अलग करना अगर पड़े तो थोड़ा सा ऑफ कोर्स डिफिकल्ट हो जाएगा, रिकवरी ऑफ द कैटालिस्ट डिफिकल्ट हो जाती है, और ऑफ कोर्स इसमें टेम्परेचर फॉर द कैटालिस्ट डिस्ट्रॉय भी मैटर कर रहा होता है कि टेम्परेचर फॉर द डिस्टिलेशन कैन डिस्ट्रॉय द कैटालिस्ट। आप लोगों को पता है कि जब आप रिएक्टेंट्स बेसिक कैटालिस्ट को सेपरेट करना चाह रहे होगे तो अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर के बढ़ने से माइट भी पॉसिबल आपका कैटालिस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। पेपर में एमसीक्यू भी आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट। एडवांटेज क्या बताया मैंने कि कांटेक्ट विद द रिएक्टेंट्स कैटालिस्ट का बेहतर तरीके से होगा, वो रिएक्शन को ज्यादा बेहतर तरीके से फास्ट करवा सकता है। लेकिन ड्रॉबैक क्या बताया कि रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट को एट द एंड ऑफ द रिएक्शन सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को डिस्टिलेशन करवानी पड़ती है जो कि कैटालिस्ट को डिकम्पोज करवा सकती है। एग्जांपल्स बेटे आप लोगों के सामने 2SO2 और O2 मिलकर 2SO3 बना रहा है। यहाँ पे आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड की सिंथेसिस लेड चैम्बर प्रोसेस में हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए वैसे यूज किया जाता है, ये लेड चैम्बर प्रोसेस में हो रही है, तो बेटे यहाँ पे आप जो यूज कर रहे होगे कैटालिस्ट वो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होगी, ये होमोजेनियस कैटालिसिस में चला जाएगा। सेम यही रिएक्शन अगर आप कांटेक्ट प्रोसेस में करवा रहे होगे, लाइक 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, V2O5 कैटालिस्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो ये सॉलिड स्टेट में यूज कर रहे होगे, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप लोगों का ये रिएक्शन बन जाएगा टाइप इसकी हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की। तो फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर आप कांटेक्ट प्रोसेस में प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हेटेरोजेनियस कैटालिसिस भी होगी, और अगर आप लेड चैम्बर प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन ऑक्साइड कैटालिस्ट यूज करके प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये होमोजेनियस कैटालिसिस में इंक्लूड किया जाएगा। एक और एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स करवा रहे हैं, लिक्विड स्टेट एक्वस फॉर्म, ये भी लिक्विड स्टेट में हमारे पास मौजूद है, और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन यानी कि एसिड कैटालिस्ट यूज किया जा रहा है, ऑफ कोर्स ये भी लिक्विड स्टेट में मौजूद है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट का सेम फिजिकल स्टेट में होना होमोजेनियस कैटालिसिस। हेटेरो में बेटा क्या हो जाएगा, डिफरेंट फेज में मौजूद होंगे, और ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड करवानी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लैटिनम कैटालिस्ट के साथ भी करवा सकते हो, अभी मैंने V2O5 के साथ भी आपको एग्जांपल दी है। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? देयर इज अ लिटिल डिफिकल्टी इन सेपरेटिंग द रिसाइकलिंग द कैटालिस्ट। अब इसका एडवांटेज बन जाएगा कि हमें सेपरेशन आसानी कर सकते हैं कैटालिस्ट की रिएक्टेंट से, और रिसाइकल करने में आसानी होगी। देखिए अगर सेम फिजिकल स्टेट में होता तो कैटालिस्ट को रिसाइकल करना डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ पे कैटालिस्ट को रिसाइकल करना रिलेटिवली इजियर है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि देयर इज अ लो इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द कैटालिसिस, द रिएक्शन अकर्स ओनली इन एक्सपोज्ड वे। अच्छा यार ये बात मैं आप लोगों को बताता चला जाऊं कि आप लोगों को यहाँ पे रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट का इंटरेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा डिफरेंट फिजिकल स्टेट होने की वजह से। सेपरेट तो नो डाउट इजीली हो जाएगा, लेकिन सेपरेशन इजी हो गई है बट उसकी इफेक्टिवनेस रिलेटिवली कम हो गई है। जब सेम फिजिकल स्टेट के कैटालिस्ट और रिएक्टेंट्स होंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से दूसरे के साथ स्ट्राइक करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं मजीद एग्जांपल्स की तरफ। ये आप लोगों के पास इस वक्त मौजूद है स्टूडेंट्स इथीन, और इथीन भी ऑफ कोर्स बेटे गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, लेकिन ये कैटालिस्ट आप लोगों के पास सॉलिड स्टेट में है तो हेटेरो में चला जाएगा, गैस गैस सॉलिड। तो ये सब हेटेरोजेनियस कैटालिसिस एग्जांपल पेपर में ये सवाल आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटालिस्ट पढ़ते चले जाएं। कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज्ड, कैटालिस्ट रिक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटी,
finely divided catalyst more effective, यानी कि more the surface area, more will be the effectiveness. Catalysts do not affect the equilibrium constant of a chemical reaction, but it helps the equilibrium to be established earlier. कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को इफेक्ट नहीं करता, बट इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचने का टाइम अलबत्ता जरूर कम कर देता है। ये मैं आप लोगों को प्रीवियस यूनिट में बता चुका हूं। कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट ए रिएक्शन which is not thermodynamically feasible, but the mechanism of catalyzed reaction and uncatalyzed reaction is different from each other. पहले कहा जाता था catalyst cannot start a chemical reaction, but आजकल की recent researches ने ये बात प्रूव की है catalyst can start a chemical reaction, क्योंकि जो विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन है और विद कैटलिस्ट रिएक्शन है, दोनों का मैकेनिज्म चेक किया जाए तो वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। इट मींस दैट कि रिएक्टेंट को रिएक्शन स्टार्ट करवाने में भी कैटलिस्ट हेल्प आउट कर सकता है। तो ये कैटलिस्ट कैन इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, इसको माइंड में रखिएगा। कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन ये रिएक्शन हमारी तरह नहीं है, हर रिएक्टेंट को मुंह मारते फिरे, ये स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में। सब कैटलिस्ट आर फिजिकली ऑल्टर्ड बट बाय चेंज इन द टेम्परेचर। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर चेंज करने से अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर देते हैं। याद रखिएगा कैटलिस्ट केमिकली चेंज नहीं होता है केमिकल रिएक्शन के एंड पे, हाँ फिजिकली चेंज हो सकता है। सरफेस की शाइनेस कम हो सकती है, अगर पाउडर फॉर्म में है तो हो सकता है जो आप लोगों को जेल फॉर्म में मिल जाए, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। तो मुझे क्या कहना चाहिए कि कैटलिस्ट फिजिकली चेंज हो सकता है बट केमिकली अनचेंज होता है। और अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस कैटलिस्ट के साथ ऐड हो गया है एज ए पॉइजन, तो वो उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देगा। इसको पॉइजनिंग ऑफ द कैटलिस्ट कहते हैं। ये परमानेंट पॉइजनिंग होती है, टेम्परेरी इसको पढ़ लीजिएगा बेटा, ये बुक में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। परमानेंट पॉइजनिंग में कैटलिस्ट और पॉइजन केमिकली बाउंड हो जाता है, और टेम्परेरी पॉइजनिंग में कैटलिस्ट और पॉइजन जस्ट फिजिकली अटैच्ड होते हैं। ये थी कुछ कैटालिसिस में उसकी टाइप्स। अब आप लोगों को यूएचएस ने यूनिट के तकरीबन एंड पे जाकर कहा होगा एक्सप्लेन करें प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट रिएक्शन हैज अ डिफरेंट मैकेनिज्म और बेसिस और लोअरिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। ये मैं जस्ट आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। बड़े एग्जांपल भी डिस्कस कर चुके हैं, ये ग्राफ भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है कैटलिस्ट। उसके बाद मैं एंजाइम्स वाले टॉपिक की तरफ चलूँ तो यूएचएस कहती है कि इनको एंजाइम्स बताएं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो एज ए प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सो आप लोगों को पता है यार, एंजाइम्स आर द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स which catalyze a biochemical reaction in the living organism। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करवाने वाले जो है वो कैटलिस्ट को क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है। यूरिएज एंजाइम, इसका सोर्स सोयाबीन है और ये हाइड्रोलाइज करवाता है, हाइड्रोलेज करवाता है यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इन्वर्टेज एंजाइम यीस्ट से आएगा और ये कंसंट्रेटेड शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा। जाइमेज एंजाइम यीस्ट से आ रहा है, ये ग्लूकोज को अल्कोहल यानी कि एथेनॉल में कन्वर्ट करेगा। तो ये एंजाइम्स और फिर उनका सोर्स और उनके आगे रिएक्शंस ये पेपर में आप लोगों को एज सच इसी तरह पूछे जा सकते हैं। रट्टा शट्टा इनको लगाते चले जाइएगा। कैटलिस्ट जो एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं। आप लोगों को पता है यूरिया को हाइड्रोलाइज करवाने के लिए जो एंजाइम होगा वो सिर्फ यूरिएज होगा। यूरिएज के अलावा ये काम और कोई नहीं करवा सकता और यूरिएज इसके अलावा कोई और काम नहीं करवा सकता। ये सोयाबीन में मौजूद होता है। ये यूरिया कंपाउंड है बेटा, ये यूरिएज है और आप लोगों को ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग स्पेसिफिक एक्शन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम भी रीड आउट कर लीजिएगा। मोस्ट एफिशिएंट होते हैं, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी करते हैं और हाईली स्पेसिफिक बात होगी, जिस तरह यूरिया कैटालिसिस की बात हो रही होगी। और किसके, ये जो यूरिएज है ये किसी और मिथाइल एमाइन या मिथाइल यूरिया को कतन नहीं कैटालाइज करवा सकते सिवाय यूरिया के। इसको क्या कहते हैं? मोहब्बत में भी तौहीद के कायल, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा है। अरे जनाब, एक एंजाइम सिर्फ एक खास सबस्ट्रेट पर ऐड करता है, ये हर जगह पर मुंह नहीं मारता। जस्ट छोड़े, आगे चलता हूं। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज मैनेज्ड इन द रिएक्शन इन विच द एंजाइम्स आर यूज्ड एज ए कैटलिस्ट हैज अ मैक्सिमम रेट। अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन रखोगे तो आपको मैक्सिमम रेट मिलेगा। और ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादातर बॉडी टेम्परेचर होता है। और पीएच भी अगर आप लोग स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू द कैटालिटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी मेंटेन रखोगे तो वहां पे आपको मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी मिलेगी। तो मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम पीएच चाहिए और मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ये थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और पीएच जो एंजाइम की एक्टिविटी पर एक्ट करते हैं।
नेक्स्ट आपको टॉपिक की तरफ लेकर के जा रहा हूं, दैट इज रेट लॉ और रेट इक्वेशन। यार इस रेट लॉ और रेट इक्वेशन से रिलेटेड देखें, पंजाबी का रेट लॉ नहीं है, रेट लॉ भाई अदा की है, ये पंजाबी का रेट लॉ नहीं है, ये अंग्रेजी का रेट लॉ है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रेट लॉ और रेट इक्वेशन। सो बेटा जब भी आप लोगों को एक्सपेरिमेंटली कोई इक्वेशन दी जाए और एक केमिकल रिएक्शन को करवाने के बाद आप उसमें मौजूद रिएक्टेंट्स को एक प्रॉपर इक्वेशन की शक्ल में ले आए, जो इक्वेशन आप लोगों को रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को बता रही हो, तो हमारे पास रेट लॉ या रेट इक्वेशन के अंदर इंक्लूड की जाती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यू कैन से दैट कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो याद रख लें कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और रेट लॉ को हम लोग एक्सपेरिमेंटली एक रिलेशनशिप ऑफ द रिएक्टेंट्स के हिसाब से देखे जाते हैं। तो इस स्टडी को जो कि कंसंट्रेशन के अंदर वेरिएशन के साथ देखी जाती है, ये हमारे पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आगे आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी फाइंड आउट करते हैं। बेटा ये रिएक्शन पे जरा गौर कीजिएगा, और ये कुछ 3600 दफा आप लोगों के साथ में रिएक्शन डिस्कस करूंगा मुख्तलिफ अंदाज में। नाइट्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर और नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन में अब कुछ कंसंट्रेशन दिखानी है आपको। आप रेट इक्वेशन डिरा करने जा रहे हैं या रेट लॉ डिरा करने जा रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आइदर नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो कैसे डिपेंड कर रहा है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो कैसे डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन का कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन पर डिपेंड करना ही आप लोगों को रेट इक्वेशन तक लेकर जा सकता है प्रॉपर वे में स्टडी करते हुए चलूं तो। आइए जरा ये बात बड़ी तसल्ली से समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग जरा चेक कीजिएगा, आपको बिल्कुल व्हाइट कलर में 3 कंसंट्रेशंस अलॉन्ग विद रेट्स दिख रही होगी, और थोड़ा सा डार्क कलर में कंसंट्रेशन अलॉन्ग विद रेट दिख रही होगी। इसका रूल क्या है? आप ये देखना चाह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका रेट नाइट्रोजन ऑक्साइड पे डिपेंड कर रहा है या हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रहा है। तो आइए जरा देखते हैं। मेरे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया गया और मैं हाइड्रोजन की इनिशियल कंसंट्रेशन आप लोगों के पास इस वक्त 0.001 ले रहा हूं, और उस पर जो रेट है वो 0.025 जो कि इनिशियल रेट कहलाएगा। अगर बेटे मैं कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो रेट भी डबल हो जाता है, कंसंट्रेशन को ट्रिपल करता हूं तो रेट भी क्या हो जाता है? ट्रिपल। इट मींस दैट कि मुझे कह देना चाहिए कि यहां पर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, और इसकी पावर भी अकॉर्डिंगली 1 होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो रहा है। तो यहां पर मुझे कह देना चाहिए कि रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करूं तो के कांस्टेंट लगाऊंगा, जिसको रेट कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। अब बारी है हाइड्रोजन और इनिशियल रेट को डिस्कस करने के बाद रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन के दरमियान रिलेशनशिप चेक करने की। आप देखें, अगर मैं यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स 1 कर दी, सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, तो मेरे पास रेट 0.0063 है। अगर मैं कंसंट्रेशन डबल करता हूं तो रेट हो जाता है 0.025। आपको पता है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज आ रहा है रेट के अंदर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स रेट इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स रेट इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे ये बात यहां पर सजेस्ट कर देनी चाहिए कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस इज प्रोपोर्शनल टू द NO कंसंट्रेशन स्क्वायर। तो यहां पर आप लोगों के पास एक्सपोनेंशियली जो रेट के अंदर चेंज आ रहा है विद द चेंज इन द कंसंट्रेशन, ये बता रहा है कि रेट का नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन के साथ के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बेटे अब आप जरा इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें। कंबाइन करने के बाद आप लोगों के पास जो ओवरऑल रेट लॉ या रेट इक्वेशन बन रही होगी वो होगी रेट इज इक्वल टू हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 1 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो इसी से ही आप लोग बाद में ऑर्डर कैलकुलेट करोगे। ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होता है, और इस रेट लॉ और रेट इक्वेशन में जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया है, ये सब कुछ यहाँ पर बेटे इस वक्त एक्सपेरिमेंट ने आप लोगों को बताया कि किस किस तरह रेट कंसंट्रेशन के साथ जो वेरिएशन शो कर रहा है। ओवरऑल हमें रेट लॉ या रेट इक्वेशन का पता चल गया। सो आइए जरा इसी चीज को एक और वे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि किस तरह यूएचएस ने पूछा तुम लोगों को कि एक्सप्लेन करो क्वांटिटेटिवली
टर्म्स ऑफ द कोलियंस की कंसंट्रेशन किस तरह रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करती है। तो काइंडली वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।